हेलो बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और आप सभी नई क्लास में आ चुके हैं। अब आप नई क्लासेस में आ करके 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की परीक्षाएं देंगे इस साल। तो इस साल की हमारी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है अपने एग्ज़ाम को लेकर के, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उस स्ट्रेटजी की। क्या बात है सर। और वो क्या चीज़ें हैं जो हमने पिछले साल नहीं की, हमें ठीक से करनी है इस साल, जिससे हमारे इस साल का जो अंक है, इस साल के जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे हो जाए। तो वीडियो को बिना देरी करे शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों की भी शेयर करें अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब। तो बच्चों, आप सभी को अपने इस साल के रिजल्ट को अच्छा बनाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। आपको कुछ चीज़ों में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे आप 10वीं की बोर्ड की परीक्षाएं दे रहे हैं, 12वीं की बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, या फिर आप 9वीं या 11वीं के स्कूल के अंदर है, या कोई भी आप छोटी क्लासेस की परीक्षाएं दे रहे हैं, उन सभी के लिए आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो सबसे पहले आपको सभी अच्छी तरीके की जो तकनीक है पढ़ाई लिखाई की, उन चीज़ों को फॉलो करना होगा। अब वो अच्छी तकनीकें क्या है आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। एंड इसके अलावा आपका जो चीज़ है वो समय प्रबंधन है। तो हम सभी चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे एक एक करके। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो हम पॉइंट टू पॉइंट बात करें सबसे पहले पॉइंट की, तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है सिलेबस। हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने आप में किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस, क्योंकि पूरे साल पढ़ाई करनी है और पूरे साल पढ़ाई के में हमारा जो पैटर्न है इस साल के एग्ज़ाम का, उसको ठीक से समझना होगा। हमारे पास जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट को हमें क्या क्या बारी बारी सबके सिलेबस को चेक करें और हमारी प्रायोरिटीज़ की बेसिस पे, हमारी प्राथमिकता के आधार पर हर सब्जेक्ट के सिलेबस को हमें डिवाइड करना है। तो सबसे पहला आपको इस साल करना है, अपनी स्ट्रेटजी हमारे एग्ज़ाम की क्या रहेगी कि आप जब भी आपको जो नई क्लास में आएगी, जिस भी क्लास में आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, उस क्लास का आप क्या करें, सिलेबस उठाएं, अपने सब्जेक्ट्स को देखें, आपके क्या सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट प्रायोरिटीज़ में है उनको ऊपर रखें। जो सब्जेक्ट का सिलेबस आपका लाइटली है, मतलब लाइटली है कुछ भी नहीं है, आपको जो सब्जेक्ट ईजी लगते हैं उनके सिलेबस को भी आप ठीक से पढ़ें। मतलब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि सब्जेक्ट चाहे इजी हो चाहे डिफ़िकल्ट, पढ़ना तो आपको सारे सब्जेक्ट है, तो आपका सिलेबस भी सारे सब्जेक्ट का होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका ज़रूरी है कि आप सभी सब्जेक्ट का सिलेबस का जो पैटर्न है आप उसे फॉलो करें। बात करें दूसरी चीज़ की, दूसरा हमारा स्टडी शेड्यूल है, जो पढ़ने का हमारा स्टडी शेड्यूल है उसे प्रॉपरली बनाना होगा। बोले तो अब स्टडी शेड्यूल ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने पेपर पर लिख लिया और उसको फॉलो नहीं कर पा रहे। हमें स्टडी शेड्यूल को प्रॉपरली जो हम एक्चुअल में फॉलो कर पाएँ उसी चीज़ को बनाना चाहिए, क्योंकि प्लानिंग के साथ ही चीज़ें होंगी। आप स्टडी शेड्यूल में टाइम मैनेज कर लीजिए कि इस सब्जेक्ट को मुझे इतना समय देना है, ये सब्जेक्ट इतना है और ये सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट है, ये सब्जेक्ट आसान है, ये सब चीज़ देखते हुए आपको रखना है। ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा प्लान करके चलना है अपने शेड्यूल को, और ये शेड्यूल आपका रेगुलर होना चाहिए। ये ना हो कि आपने 2 दिन फॉलो किया फिर आपने उसे छोड़ दिया। तो अपने सब्जेक्ट को जो भी आप शेड्यूल बनाए स्टडी के लिए उसे आप रेगुलर रखें, और जो भी सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट है उनको टाइम टू टाइम रिवाइज भी करते रहे, बिकॉज ऑफ अभी आपके पास टाइम है, बाद में टाइम आपके पास इतना नहीं रहेगा। तो आई होप सो कि ये वाली चीज़ क्लियर हो गई आपको। बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट ऑफ व्यू कि हमारे पास जो स्टडी मटेरियल है, हमारे पास जितना भी स्टडी मटेरियल है, क्योंकि पढ़ने के लिए हमें अगली चीज़ क्या चाहिए, स्टडी मटेरियल। हमने सिलेबस देख लिया, हमने टाइम टेबल बना लिया, हमने शेड्यूल कर ली चीज़ें, अब हमें चाहिए वो चीज़ें जिससे हम पढ़ने वाले हैं, जिन चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हमें चाहिए स्टडी मटेरियल। तो हमारे इसमें स्टडी मटेरियल में हमारी बुक्स आ सकती हैं, हमारे नोट्स आ सकते हैं, हमारे रेफरेंस बुक्स आ सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमें आगे पढ़ने में हेल्प करेंगे। इवन बाद में हमारे सैम्पल पेपर भी इसी का पार्ट बन जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग जब स्टडी करें, जब हम पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को, तो पढ़ते समय में ध्यान रखना चाहिए, जब हम इन चीज़ों को पहली बार पढ़ रहे हैं तो जो भी हमारे लिए डिफ़िकल्ट चीज़ें या जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसे हम हाईलाइट कर लें। हाईलाइटर यूज़ कर सकते हैं हम लोग, पेंसिल किससे उसे अंडरलाइन कर सकते हैं, या उन चीज़ों को हम मार्क करके एक्स्ट्रा कहीं पे नोट कर सकते हैं, ताकि जब दोबारा कभी इन चीज़ों को पढ़े, जो डिफ़िकल्टीज़ है, जो हमें डिफ़िकल्टीज़ थी उनको हम ईजिली पकड़ सके कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही थी। एंड ये पॉइंट हैं जिनको हमने हाईलाइट किया है, जो कि एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं और जिनकी इंपॉर्टेंस अपने आप में बनती है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने स्टडी मटेरियल को मैनेज कर सकते हैं। बात करें अगले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट की है वो है नोट्स की। हमें एक इफ़ेक्टिव नोट्स लेने चाहिए। क्या लेने क्या चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें अपने नोट्स खुद बनाने चाहिए। ऐसा क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं,
हमारे सब्जेक्ट्स क्या हैं और हमारे सब्जेक्ट्स के अंदर हमें किस किस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो कोशिश ये करें कि आप लोग अपनी जिस भी कक्षा में जिस सब्जेक्ट को भी आप पढ़ रहे हैं उसके नोट्स खुद बनाएं। अगर नहीं संभव है तो आप अच्छे तरीके से ऐसे नोट्स लें जो आपको पढ़ने में आसान हो। ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट है, बहुत सारी कोचिंग सेंटर वाले आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, तो आप पढ़ें, नोट्स को देखें, आपको समझ क्या चीज़ें आ रही। बिकॉज हर बार ये ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ नोट्स देख कर ही समझ आता, वरना अगर हर चीज़ नोट्स देख के समझ आ जाती तो हमें टीचर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो नोट्स आप ऐसे चुनिए जो आपको इजीली क्या है अंडरस्टैंडेबल, इसे पढ़ने के बाद हाँ आपको लगे कि हाँ आपको कुछ समझ आ रहा है। तो जितने भी कक्षाओं के दौरान आप पढ़ाई करते हैं तो उनको आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, खुद भी उनको हाईलाइट किया, जैसे आपने कई बार ऐसे वर्ड जैसे बताया कि जो अपने पर डिफिकल्ट, उनकी एक्सप्लेनेशन आपको पता होना चाहिए। तो अब इस वाली सिचुएशन के अंदर आपको कई बार क्या होता है कि आप ना पूरे चैप्टर पढ़ लेते हो और कुछ चैप्टर, किसी चैप्टर में ना कोई वर्ड ऐसा है जो बहुत बार आया हुआ है, लेकिन आप उसके मीनिंग पर कभी ध्यान नहीं देते और चैप्टर आपको समझ तो आ जाता है, लेकिन पर्टिकुलर वर्ड की वजह से आप अपना आंसर कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। तो ज़रूरी ये है कि अगर कोई भी छोटा या बड़ा वर्ड है जो चैप्टर में मेन है अपने आप में, तो उसकी आपका कंप्लीट डिटेल आपके पास होनी चाहिए, उसका कंप्लीट नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तो शायद आपके लिए चैप्टर और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम और भी आगे चीज़ें करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको क्लेरिफिकेशन कर सकते हैं, क्लेरिफाई कर सकते हैं, स्पष्टीकरण कर सकते हैं उसका। अगर हमें कोई भी डाउट होता है, हम स्कूल जा रहे हैं भाई, हमने कोचिंग्स लगवा रखी है, ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं हम कहीं ना कहीं, तो किसी न किसी तरीके से हम टीचर से कनेक्टेड हैं। तो अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमें टीचर से क्या करना चाहिए, इसे क्लेरिफाई। अगर हमें कोई भी डाउट है, पर कोई भी क्वेश्चन, तो अपने टीचरों से, और टीचर से नहीं कनेक्टिविटी हो पा रही रेगुलर आपसे, तो आपके जो क्लासमेट्स हैं जो कि पढ़ाई में अच्छे हैं, तो बिना झिझक के, बिना किसी संकोच के आप क्या करें, उनसे अपनी क्या करें भाई, अपने डाउट्स को क्लियर कर लें। और क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अच्छे अंक के लिए सिर्फ नहीं कि लट्टू तोता आपको बनना है, कि जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक वो चीज़ आपको ढंग से समझ भी नहीं आएगी। तो ये चीज़ भी आप फॉलो करना जरूरी है। अब बात करें पॉइंट नंबर 6 की, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनको रेगुलर पढ़ना और रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, जो मैथ्स और साइंस है, ऐसे सब्जेक्ट है जिनको आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें आपको रेगुलर बहुत सारी आपको प्रॉब्लम सॉल्व आउट करनी पड़ती है। सैम्पल पेपर उठा लीजिए आप पिछले सालों के, आप पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं, ताकि आप उस पैटर्न, एग्जाम पैटर्न को इजीली समझ पाएँ। देखिए आप कितने मार्क्स का वेटेज है एमसीक्यू का, कितने मार्क्स का वेटेज है शॉर्ट क्वेश्चन का, और कितने लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस पैटर्न को भी आप फॉलो करें, वो भी तब आएगा आपको जब आप रेगुलर प्रैक्टिस से आएंगे। एंड पॉइंट नंबर 7, आप अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए विजुअल एड्स का यूज़ कर सकते हैं। विजुअल एड्स बेसिकली होती क्या है कि जितने भी जो आपके डिफ़िकल्ट कंसेप्ट है उनको समझने के लिए आप डायग्राम्स का यूज़ कर सकते हैं, फ्लो चार्ट देख सकते हैं, ग्राफ देख सकते हैं, ऐसी चीज़ें जो आपके माइंड में चीज़ों की एक इमेज बना करके रख दें और चीज़ों को समझना ईजी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ बिल्ली, तो आपके माइंड में क्या बिल्ली तुरंत आ जाती है। अगर मैंने कहूँ क्या एक घोड़ा, तो आप इमीडिएटली आपके माइंड में एक हॉर्स की इमेज आ जाती है। तो एक विजुअल ऐड आपके दिमाग में बनी हुई, तो जब भी उस पर्टिकुलर टॉपिक की जब बात होती है तो आप एक इमेजिनरी लगाते हो। तो सेम इसी तरीके से आप अपनी पढ़ाई लिखाई में भी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ है, उससे रिलेटेड आप विजुअल्स या फ्लो चार्ट या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको समझने में इस कंसेप्ट को आसान बनाए, उस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। वो विजुअल एड्स, मतलब डायग्राम, फ्लो चार्ट जैसी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 8 जो है यहाँ पे, टाइम मैनेजमेंट। ये अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि अभी क्या होता है कि हम सब चीज़ करने के बाद टाइम मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि बिजी हो जाते हैं, कई बार होमवर्क भी ज़्यादा हो जाता है, तो हम सब चीज़ों को कई बार क्या है कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी कमी हमारी इसमें क्या है, खुद के डिसिप्लिन को लेकर के, कि हम टाइम मैनेज ही नहीं कर पा रहे। मतलब एग्ज़ाम आ गया, अब इस समय हमारे क्या होता है, हर एक जो अच्छा बच्चा होता है अपने टाइम को मैनेज करने की कोशिश करता है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का पेपर है बारी बारी। एंड अब कुछ बच्चे तो अच्छे होते हैं कि जो एग्ज़ाम खत्म होते हैं तो उनका टाइम टेबल को भी आगे एडजस्ट करते रहते हैं। तो आप एक चीज़ देख लीजिए कि मान लीजिए आप टाइम टेबल बना के चलिए, और इस टाइम टेबल में जब एग्ज़ाम टाइम आपका आ जाता है तो आप एग्ज़ाम लिखने की प्रैक्टिस भी करिए, क्योंकि जब तक आपको एग्ज़ाम के लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपका 3 घंटे में जो पेपर है वो पूरा भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। आप देख लीजिए कौन से पार्ट को कितना समय देना है एग्ज़ाम के अंदर, तो उसकी आप घर पे बैठ करके 1 बार 2 बार प्रैक्टिस कीजिए। कुछ कोचिंग सेंटर में ऐसी परीक्षाएं करवाई भी जाती हैं जो आपको इसमें स्कोर बोर्ड चेस करने में काफ़ी मददगार होती है। पॉइंट नंबर 9, कीप हेल्दी।
ये सुनिश्चित करें कि आप टाइम टू टाइम आप कंप्लीट नहीं दे रहे भाई। देखो आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, कई बार क्या होता है कुछ बच्चे इतने डेडिकेट हो जाते हैं अपने एग्जामिनेशन को लेकर के, अपने सब चीज़ों लेकर रात भर सोते नहीं। तो भाई ऐसा नहीं करना है आपको। आप स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन बना के चलिए ताकि आपकी जो हेल्थ पर बुरा प्रभाव ना पड़े। मान लो पूरे साल आपने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली, एट एग्ज़ाम टाइम आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है पूरी नींद ना लेने की वजह से। तो जब आप हेल्थ की अगर बात करें हम, तो आप हमेशा देखें कि आपकी जो नींद है वो सफिशिएंटली आप प्रॉपर सो पाएँ। 7-8 घंटे तो कम से कम, यानी 8 घंटे ना सही तो कम से कम 6 से 7 घंटे आप प्रॉपर नींद लें। इसके अलावा आप एक डाइट ऐसी रखें भाई, एक फालतू चीज़ें ना खाएं एग्जाम टाइम पर। फॉर एग्जाम्पल आप बाहर की चीज़ें खाना शुरू कर रहे हैं, पार्टी वार्टी में जाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। एक बैलेंस डाइट लेने की कोशिश करें कि भाई एक आपका जो डाइट है वो लाइट हो, आपको बीमार ना करे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको एक्सरसाइज करना। आप अपने लेवल पे अपने फिटनेस के हिसाब से आप जो भी एक्सरसाइज, चाहे स्ट्रेचिंग हो सकती है, आप पार्क वगैरह जा सकते हैं, थोड़ा बहुत योगा वगैरह कर सकते हैं आप। तो जो भी आपको क्या है बेटर लगे आपकी फिटनेस के हिसाब से वो चीज़ आप फॉलो करिए, बिकॉज आपका हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। आप ये सब चीज़ क्यों कर रहे हैं? ये सब चीज़ करने का रिजल्ट क्या है भाई? आप जब इन चीज़ों को खुद इंप्लीमेंट करेंगे तो इंप्लीमेंट करने के लिए आपका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक इन चीज़ों पे आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आप सब तैयारी करने के बाद अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए भी आप हेल्दी होने चाहिए। अगर आप खुद ही स्वस्थ नहीं है तो क्या परफॉर्मेंस दे पाएंगे? चलिए आगे बात करते हैं। अपने आप को मोटिवेट रखें और अपने आप को आश्वस्त रखें। बोले तो आश्वस्त कहने का मतलब है आप बिल्कुल चीज़ों की टेंशन ज़्यादा ना लें, बिकॉज आपने तैयारी कर ली है। आप अपने आप से मोटिवेट हो जाएंगे जब आप सब चीज़ें पूरी कर रहे हैं, सारे टास्क पूरे कर रहे हैं 1 by 1। तो क्या है अपने आप में खुद ही आपको मोटिवेशन आएगा। और हमेशा अपनी पढ़ाई को लेकर एक पॉजिटिव बिहेव रखिए कि यार ठीक है हमने किया है, हमें आता है, कंसेप्ट क्लियर है, तो एक पॉजिटिविटी है। ठीक है, एंड साथ के साथ सबसे अच्छी बात है, मान लीजिए आप छोटी या बड़ी अचीवमेंट जो भी करते हैं तो अपने आपको शाबाशी देने की कोशिश कीजिए, सब चीज़ों से सेलिब्रेट करिए। ठीक है, और रिप्रेजेंट करिए लोगों के सामने कि यू कैन डू इट, आपने किया है और आप कर सकते हैं, दूसरों को भी सिखाइए। ठीक है, क्योंकि आपकी मोटिवेशन कई बार दूसरों को भी मोटिवेट करती है। एंड दैट इज़ वाई, बिकॉज जब आप मोटिवेशन को सेलिब्रेट करते हैं, मतलब कोई अचीवमेंट करिए आपने उससे सेलिब्रेट करा, तो आप इन दैट सिचुएशन आपको आगे काम करने के लिए मोटिवेशन आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपने आप में इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर मैं बताऊँ यहाँ पर, ये 10 बातों के अलावा, कि अच्छा स्कोर करना सिर्फ ये नहीं कि हमने सिर्फ याद कर लिया, रट्टा लगा लिया, ठीक है, या सिर्फ हमने कंसेप्ट क्लियर कर लिया, बल्कि इससे क्या हमें लगातार मेहनत भी करनी पड़ती है, हमें इसके लिए कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती और अपने पढ़ाई के अंदर डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आज तो वीडियो सुनकर के आपको लग रहा होगा कि चलो बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं सर, तो हम चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं, हम 4 दिन बाद फिर आपका डिसिप्लिन वही साइड हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको करनी है, वो लगातार करनी है, कंसिस्टेंसी के साथ करनी है, क्योंकि वो एक दिन से सब कुछ नहीं होता ना, हर दिन कुछ ना कुछ करने से होता है। तो छोटे छोटे टास्क बना करके अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।